हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्लास 9th का हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है उसको हम शुरू से एक एक करके वीडियो को पढ़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज रसायन विज्ञान का हम विषय है उसे हम शुरू करने वाले हैं और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर को हम पढ़ेंगे और अच्छे से आप इस वक्त केवल नोट्स बनाइएगा। आप अच्छे से ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए और एक एक करके चैप्टर वाइज मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके एक एक को वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं रसायन विज्ञान। तो हम सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान आपने जब क्लास 9th या 10th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। परंतु फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी पदार्थों के संगठन, गुण तथा पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख के आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिएगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण तथा उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। समझिएगा, देखिए क्या कहा जा रहा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण तथा उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। संगठन का मतलब तो आप समझते होंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसे ही तो हम संगठन कहते हैं ना। ठीक है, अब पदार्थों के गुण, ठीक है, पदार्थों का गुणों का अध्ययन किया जाएगा। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संगठित होंगे, आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, उनके बीच जब अभिक्रिया होगा तो उन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो इन तीनों के बारे में जानना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो रसायन विज्ञान का सीक्वेंस में डिफिनेशन आप क्या कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण तथा उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रसायन विज्ञान। अब हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान के मुख्य शाखाएं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, रसायन विज्ञान के मुख्य शाखाएं। ऐसे तो रसायन विज्ञान को बहुत से भागों में बांटा गया है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, परंतु इसकी मुख्य 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। सबसे पहला याद रखेंगे, सबसे पहला आता है भौतिक रसायन।
दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। ठीक है, हो गया। यही तीन मुख्य इसके शाखाएं हैं। किसके? रसायन विज्ञान के मुख्य तीन शाखाएं होती हैं। पहली होती है भौतिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा कार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन तो आप अच्छे से समझते ही होंगे। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन क्या होता है थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूं, आगे तो हम पढ़ने ही वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच क्या होता है, कार्बन कार्बन बंध नहीं पाया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य कार्बन कार्बन बंध नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य कार्बन कार्बन बंध पाया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आया? मतलब दो पदार्थों के मध्य कार्बन कार्बन बंध मतलब बॉन्ड नहीं पाया जाता है उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन कि दो पदार्थों के मध्य कार्बन कार्बन बंध पाया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब इसमें कार्बन कार्बन बंध पाया जाएगा, उसे कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन कार्बन बंध इसमें नहीं पाया जाएगा और इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत देर से इसको हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ ये किसी किताब से ऐसे नहीं है कि मैं किताब से सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग राइटर ने अपने अनुसार थोड़े से अलग अलग हेडिंग को सबसे पहले करके ऐसे बताया गया है, परंतु मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस में हेडिंग को बता रहा हूँ कि इसके बाद आप ये समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप बुक से भी आप वैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ से आपको एक एक करके सीक्वेंस में स्टेप वाइज आपको बताया जाएगा कि ये पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा। इस तरह में चल रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां से पढ़ाई कीजिए और बुक के सहायता से आप क्या कीजिए, उसको अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इसके लिए भी आप अलग से नोट्स बनाकर आप रखे रहिए। ठीक है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम द्रव्य, मतलब द्रव्य या इसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपने क्लास 9th या 10th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे हम देखते हैं, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यही बता दे रहा हूं कि डिफिनेशन इसका क्या कहेंगे कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम देखते या महसूस करते हैं, उसे पदार्थ कहते
है। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता हो, और तीसरा जिसे हम देखते हैं या महसूस करते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आपको दे दिया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, जल हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और जो भी आप देखते हैं वो सभी पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो आदि लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे पदार्थों का एक और गुण भी होता है। इसके गुण कौन एक होता है क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुण मैं बता दे रहा हूं कि पदार्थों के जब पदार्थ में एक गुण ऐसा होता है कि उसकी संरचना में परिवर्तन का वो विरोध करता है। मतलब जो पदार्थ क्या करता है, पदार्थ अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, मतलब पदार्थ जो है वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ है ना, उसके अगर आकार या आयतन को अगर उसको परिवर्तित करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा। जैसे ये इस आकार का है, इसे मैं चाहूँ तो इसको मैं छोटा करना चाहूँ तो इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा, इसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको विरोध कर रहा है। ये भी मैं जितने फोर्स से इसको लगा रहा हूँ ये भी उतने ही बल से मुझे मेरे हाथ पे भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, मैं इधर से इसको दबा रहा हूं तो ये भी हमारा मतलब इसको विरोध कर रहा है कि नहीं, मतलब ये दबेगा नहीं, इसके लिए मतलब ये विरोध कर रहा है, ये बल लगा रहा है। ठीक है, तो वही कोई भी क्या है, कोई भी पदार्थ है वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे लोहा ही है, लोहे को अगर हम चाहें तो उसे क्या किया जाता है, गर्म करके पीटकर और उसे अलग आकार दिया जाता है, परंतु वो क्या करता है, जल्दी उसे गर्म किया जाता है तब जाकर वो बदलता है। मतलब वो विरोध तो करता है परंतु उसे अत्यधिक गर्म करने के बाद क्या होता है, तब उसके आकार को परिवर्तित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं कि पदार्थों के वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों के वर्गीकरण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको अच्छे से और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पदार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्य या पदार्थों के वर्गीकरण। ठीक है, कि पदार्थों या द्रव्य को वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो याद रखेंगे द्रव्य या पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला याद रखेंगे इसे भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो याद रखेंगे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, मैं इसको एक चार्ट के वाइज बना दे रहा हूं, आप समझते जाएंगे। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण में याद रखेंगे पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उप धातु। ठीक है, पहला भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु नहीं, ठोस द्रव गैस, सॉरी। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। देखिए बहुत बड़ा गलती हो गया था, पहला, दूसरा और तीसरा। याद रखेंगे पदार्थों के वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है,
ठोस, द्रव और गैस। जबकि आप क्लास 9th या 10th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको ठोस, द्रव, गैस अच्छे से आपको पता भी होगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। उसके बाद मैं रासायनिक वर्गीकरण पे आऊंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ठोस किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा ठोस किसे कहते हैं। जिस पदार्थों का आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक है, जिसका आयतन व आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसका आयतन व आकार क्या होता है, आयतन व आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। और जिसको याद रखेंगे, इसका मैं अलग से डिफिनेशन दे रहा हूं। ठीक है, आपने जो बहुत बार पढ़ा होंगे कि जिसका आयतन आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं, परंतु इसको मैं अलग आधुनिक तरीके से मैं बता रहा हूं। तो द्रव का डिफिनेशन आप ऐसे कहेंगे कि वह पदार्थ जिसे जिस पात्र में रखते हैं, ठीक है, वह पदार्थ जिसे जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है। पात्र मतलब होता है बर्तन, मतलब कोई भी द्रव को उसके जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसका, कि वह पदार्थ जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे गैस किसे कहते हैं, तो जिसका आयतन व आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। मतलब जिसका आयतन व आकार अनिश्चित होगा उसे हम गैस कहते हैं। और इसका याद रखेंगे एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका जल ही हो जाएगा एग्जाम्पल, तेल हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी गैस हैं। ठीक है, तो ये तीनों का हो गया। अब आते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण में, परंतु मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि ये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसका आयतन व आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। और जिसका आयतन व आकार अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव्य मतलब तो पदार्थ होता है ना, द्रव। ठीक है, द्रव किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसे हम जिस पात्र में रखते हैं, मतलब जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, अब आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे दो भागों में बांटा गया है। कौन से, तो पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पहला शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब आते हैं कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा तो उसे शुद्ध, अलग अलग पदार्थ के अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आता है शुद्ध पदार्थ कितने भागों में। अब शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और चार्ट बना दे रहा हूं, आप इस चार्ट को याद रखेंगे, उसके बाद मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध, और जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो याद रखेंगे तत्व और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, यौगिक याद रखेंगे। अब इसमें याद रखेंगे अशुद्ध पदार्थों को अशुद्ध पदार्थों को एक ही चीज में रखा गया, वो है मिश्रण, ठीक है। अशुद्ध पदार्थों के प्रकार एक ही है, मिश्रण, ठीक है। अब याद रखेंगे तत्व के भी तीन प्रकार होते हैं, तत्व के जो तत्व है इसके भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से थे याद रखेंगे, धातु, अधातु, और तीसरा होता है क्या, उप धातु, ठीक है। मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, तत्व के। और यौगिक के दो प्रकार होते हैं, यौगिक के दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से, तो याद रखेंगे कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। मैं दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, यौगिक के दो प्रकार होते हैं। और तत्व के तीन प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। अब मिश्रण के याद रखेंगे, मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे कि तत्व, धातु, अधातु, यौगिक, मिश्रण, कार्बनिक, अकार्बनिक, समांगी, विषमांगी, ये सब होते क्या है। बस आपको इस चार्ट को याद रखना है कि तत्वों के तीन प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक के दो प्रकार, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और अशुद्ध पदार्थों के एक ही प्रकार होता है मिश्रण, और मिश्रण के दो प्रकार, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार देख ले रहा हूं, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा, समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके जो होता है धातु, ठीक है। तो धातु हमने बताया था, धातु किसके प्रकार हैं, तो धातु शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध, और अशुद्ध पदार्थ जो अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे धातु का डिफिनेशन, सॉरी धातु नहीं, सबसे पहले तो तत्व हम देखेंगे ना, एक तो छूट ही गया, तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो तत्व याद रखेंगे। तत्व का डिफिनेशन यही होता है कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं।
समझ में आया क्या कहा जा रहा है? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या आप कह सकते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये लिख देंगे कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, उसे तत्व कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के क्या परमाणुओं से मिलकर बना होगा या कणों से मिलकर बना होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल भी इसका याद रखेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे, सब तो तत्व ही हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके 3 प्रकार होते थे, कौन सा? तो धातु, और दूसरा है अधातु, और तीसरा था क्या? उप धातु। ये 3 इसके प्रकार थे। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं चलिए समझते हैं, उसके बाद अधातु और उपधातु। ठीक है, तो धातु समझते हैं सबसे पहले। तो याद रखेंगे धातु किसे कहते हैं, तो याद आपने अच्छे से क्लास 10th में पढ़ाई किया होगा, तो धातु आपको पता होगा कि धातु वे तत्व जो क्या करते हैं? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मतलब वे तत्व, मतलब ऐसे तत्व जिसमें विद्युत का प्रवाह मतलब बहाव। ठीक है, मतलब विद्युत का प्रभाव या उष्मा का प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मतलब वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। और अधातु किसे कहते हैं? जस्ट इसके अपोजिट, वो क्या होते हैं? वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। और उपधातु किसे कहते हैं? याद रखेंगे, धातु तो आप समझ गए होंगे, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब जिसमें ऐसे तत्व जिसमें विद्युत या उष्मा का प्रभाव होता है, प्रवाह मतलब बहाव होता है। ठीक है, मतलब वैसे जिसमें विद्युत क्या हो जाएगा? फ्लो करने लगेगा, उसे उस तत्व को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दूं, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या है? आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? धातु हैं। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो क्या करते हैं? जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रभाव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आते हैं उपधातु। और धातु समझ गए होंगे, जिसमें विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। और उपधातु याद रखेंगे, उपधातु एक ऐसा मतलब क्या है? तत्व है जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। मतलब जिसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का गुण पाया जाएगा, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका डिफिनेशन, वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के
गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, मतलब वे तत्व जिसमें क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, और आदि कर सकते हैं। ठीक है, और सारे बहुत सारे हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये मतलब इसमें धातुओं का भी गुण पाया जाएगा और अधातु के भी गुण पाए जाएंगे। और याद रखेंगे ये 7 ही होते हैं उपधातु, और बहुत ही कम मात्रा में ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे इसके बढ़ते हैं। ये तो हो गया तत्वों के 3 प्रकार। अब आते हैं यौगिक, कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं, आते हैं। यौगिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों। यौगिक बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, उतना मतलब बोलने का मतलब उतना तरीका तो नहीं है, परंतु अभी शुरुआती है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। ठीक है, आप समझते हैं कोई भी काम अगर शुरू किया जाए तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा आगे चलकर। ठीक है, अभी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अगर आप हमारे चैनल से एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। ठीक है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस वाइज पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों का पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको लिख दिया जाएगा क्लास 11th भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, या आपको दे दिया जाएगा क्लास 11th रसायन विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, और भौतिक विज्ञान बायोलॉजी आल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तीनों का आप जाकर एक एक करके सीक्वेंस में चैप्टर वाइज देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और हमारे अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मतलब क्या कहते हैं यौगिक या कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक आपने यदि आप क्लास 9th या 10th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, देखिए ये सभी जो क्लास 9th या 10th में ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास 9th या 10th का यहाँ पे बात हो रहा है कि हाँ क्लास 9th में आपने कैसे पढ़ा है, क्लास 10th में आप कैसे पढ़े हैं, तो ये मैं तो नहीं जानता, परंतु मैं चाहता हूँ कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो भी यहाँ से सीख के जाएं। कुछ भी ये यौगिक नहीं जानते हैं वो भी यहाँ से समझ के जाएं यौगिक कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे यौगिक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो बना पदार्थ ही यौगिक कहलाता है। मतलब देखिए मान लेते हैं ये एक पात्र है, समझिएगा एक पात्र है। ठीक है, इसमें हमने चीनी और जल मिला दिया। ठीक है, तो इसके हम अगर मान लीजिए शरबत बनाते हैं तो उसमें एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो उसमें 1 या 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे। तो ये एक अनुपात है कि एक गिलास जल में हम कितने चम्मच चीनी डालेंगे, 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो ये एक अनुपात है कि निश्चित अनुपात है कि एक गिलास पानी में हम 2 ही चम्मच चीनी डालेंगे। उससे ज्यादा डालेंगे तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा ही मीठा हो जाएगा, तो वो नहीं, एक मतलब मीडियम में चाहिए। तो आपको एक गिलास में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चम्मच चीनी डालना पड़ेगा। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पदार्थ बनता है और इसी पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, जो शरबत बनेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो बना पदार्थ ही यौगिक कहलाता है। समझ में आया,
ये देखिए दो पदार्थ है ना, चीनी और जल, अनुपात है 2:1, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही लिया जाए, आप 3 भी ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ या बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसे याद रखेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक समझ गए होंगे, ठीक है। अकार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसे मान लीजिए एक तरह से कहा जाए तो ये एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो इसे हम आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। परंतु आपको यौगिक पता होना चाहिए, ठीक है। और यौगिक और मिश्रण में ज्यादा अंतर नहीं है। मिश्रण अब हम समझ लेते हैं, मिश्रण, ठीक है। तो याद रखेंगे मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। यौगिक समझ गए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहीं पे मैं मिश्रण भी बता दे रहा हूं, ठीक है। मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण में भी जब दो या दो से, मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मतलब उसका कोई निश्चित नहीं है कि इतने अनुपात में ही मिलाया जाएगा। मतलब जब जल मान लेते हैं, 1 गिलास लिया और इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है, आप 4 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कोई भी अनुपात में आप मिला देंगे। कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि इतने में इतना मिलेगा, ठीक है। मतलब किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मतलब इसका जो यौगिक है उसमें एक निश्चित अनुपात होगा, परंतु मिश्रण में किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। डिफिनेशन सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे इसमें भी हो जाएगा चीनी प्लस जल, नमक प्लस जल, ठीक है, जल प्लस बालू, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिश्रण के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यौगिक का तो एग्जाम्पल मैंने डिफिनेशन वो नहीं बताया, तो याद रखेंगे यौगिक का आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी मतलब जितने भी यौगिक हैं, ठीक है, CO2 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी यौगिक आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी क्या है? यौगिक ही है, ठीक है। जब मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन लिया गया है, 1 ऑक्सीजन लिया गया है, तब जाकर ये जल बना है, ठीक है। अगर हम 3 हाइड्रोजन ले लें, 1 ऑक्सीजन ले लें तो वो नहीं बन पाएगा जल, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है एक इसमें निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है। परंतु आप जल या चीनी को आप किसी भी अनुपात में लेकर बना देंगे तो वो शरबत ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार, ठीक है, मिश्रण के प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो याद रखेंगे मिश्रण के हमने बताया कि 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? समांगी मिश्रण
और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो सबसे पहली पॉइंट आता है ये कि समांगी मिश्रण कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे। जब मतलब ऐसा मिश्रण, एक तरह से कहा जाए तो ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर बता सकें कि इसमें, मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर नहीं बता सकें कि इसमें क्या क्या मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब यदि मैं एक गिलास ले लूं, ठीक है, और इसमें चीनी प्लस जल ले लूं, ठीक है, और एक दूसरा गिलास ले लूं और इसमें मैं नमक प्लस जल मिला दूं, ठीक है, ये दो हमने मिश्रण बना दिया। ठीक है, एक में चीनी और जल लिया है, एक में नमक और जल लिया है। ठीक है, और आपको ऐसे दोनों गिलास को एक रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें चीनी है और किसमें नमक है, तो क्या आप देखकर बता सकते हैं कि किसमें नमक या चीनी है? जब जल में घुल गए हैं तो आप नहीं बता सकते। जब तक उसे टेस्ट ना करें तब तक आप नहीं बता सकते किसमें चीनी है और किसमें नमक। ठीक है, तो ऐसे तो ये एक प्रकार का मिश्रण है कि नहीं? तो यही यहां से कहा जा रहा है, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? कि ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर नहीं बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। चीनी भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है ना, तो कौन कौन से पदार्थ मिले हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफिनेशन में लिखते रहा हूं, ठीक है। तो डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि लिखेंगे यही, ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर नहीं बता सके कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में लिख भी सकते हैं, जल प्लस चीनी, ठीक है, दूसरा जल प्लस नमक, ठीक है, ये आप एग्जांपल में बता सकते हैं। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण, तो जस्ट इसके अपोजिट है। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा जब दो या दो से अधिक, मतलब मिश्रण आप कह दीजिए, या ऐसे मिश्रण जिसे हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें नहीं बता सकते और इसमें बता सकते हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ मिला है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, तो एग्जाम्पल यही हो जाएगा, जैसे जल प्लस बालू, ठीक है, जल प्लस बालू, या दूसरा आप लिख सकते हैं कि जल प्लस मिट्टी, या आप लिख सकते हैं मिट्टी प्लस चीनी। ये सब क्या है? ये सब विषमांगी मिश्रण है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको एक एक
मतलब बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी शुरुआती मतलब एक तरह से कहा जाए तो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपसे मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है और मैं चाहता भी हूँ कि आप मतलब मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, तो हो सके सपोर्ट करने के लिए केवल इतना कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से एक एक करके प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करते जाइए। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक आपको अदरवाइज समझ में नहीं आता है, जो आपके कोचिंग या आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप अच्छे से क्लास 11th का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्लास 12th का भी, क्लास 9th का भी, क्लास 10th का भी। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर हो सके तो वीडियो को अगर आपको अच्छे से सीखने को मिला हो तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा, और दूसरी कि आप हो सके तो ऐसे 5 आदमी के पास मतलब अपने दोस्तों के पाँच दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिसे आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, और उनको आप बताइएगा कि हाँ ऐसे पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जलिए नहीं, मतलब ऐसा मत कीजिए कि आप मतलब वो हमसे तेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तेज होना हो तो वो जो मेहनत करेगा वही तेज होगा। ठीक है, तो आप 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।